सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। पीपीआई ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल में 2016 में केमिस्ट्री क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में डीसीईसी प्रीएम में पैरामेडिकल में, हम लोग वो आज डिस्कस करेंगे। और क्लास और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना जिससे आपको हमारे सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना, जहाँ पर आपको मिलता है क्लास का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि क्लास कब होगी, नोट्स, क्विजेज और क्लास के बाद पीडीएफ। साथ ही साथ वहाँ पे डिस्कशंस ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ पे आपका डाउट्स भी सॉल्व होगा। तो आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम फेसबुक से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। मेन है कि आप टेलीग्राम से जुड़े क्योंकि वहाँ आपके फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और आपका कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। सो क्लास के बाद अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपसे ये है कि क्लेमेंजन रिडक्शन ऑफ कीटोन कौन कराता है? एक कीटोन का क्लेमेंजन अपचन यानी रिडक्शन कौन कराता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ZnHg यानी जिंक अमलगम HCl के साथ, Li और AlH4 H2 और Pt के साथ, क्षारीय ग्लाइकोल, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो क्लेमेंजन रिडक्शन कहाँ का है, चैप्टर का है। तो क्लेमेंजन रिडक्शन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, वहाँ से पूछा गया, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर से, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर से पूछा गया है। तो ये चैप्टर को आप लोग जरूर रेफर कीजिएगा। और ये एक नेम रिएक्शन है, क्लेमेंजन एक साइंटिस्ट है, उनके नेम के ऊपर है, तो ये एक नेम रिएक्शन है। तो क्लेमेंजन रिडक्शन में क्या बोला गया है, ये एक तरह का रिएक्शन है जिसमें हम लोग रिडक्शन यानी अपचन कराते हैं। अपचन कराते हैं किस चीज़ का? तो आपका कीटोन्स का और एल्डिहाइड्स का, दोनों का अपचन कराते हैं और उसको एल्केन्स में बनाते हैं यूजिंग जिंक अमलगम यानी ZnHg। जिंक अमलगम हम बता रखे, इस पे प्रश्न भी आ रखा आपका प्रीवियस ईयर में कि कौन सा धातु के साथ रह के सबको अमलगम बोलते हैं। तो जिंक Hg के साथ जो भी आ जाता है उसको हम अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम, ठीक है। सो अमलगम के साथ हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डाल के हम लोग रिडक्शन ये कराते हैं, अपचन कराते हैं। तो ये क्लेमेंजन यानी एक डेनिश साइंटिस्ट है, उनके नाम पर पड़ा है। तो आइए रिएक्शंस देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो रिएक्शन कैसे होता है, सबसे पहले क्या करता है बेसिक इसका देख लेते हैं। ये कीटोन को और एल्डिहाइड को, यानी आपका कीटोन क्या हो गया ये, और एल्डिहाइड क्या हो गया ये, इसको चेंज करता है किस चीज़ में? आपका अल्केन में। किस चीज़ में? आपका अल्केन्स में। अल्केन्स में तोड़ता है, यानी इस तरीक़ा से आपका अल्केन्स में बना देता है। तो एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं कि इसकी उपस्थिति में कैटलिस्ट क्या है। तो ये जहाँ भी होगा तो एक क्लेमेंजन रिडक्शन का कैटलिस्ट है। ये दोनों जहाँ उपस्थित होंगे, जिंक अमलगम और HCl एक साथ, तो ये आपका क्लेमेंजन रिडक्शन है। तो ये क्रेम रिएक्शन का स्पेशल कैटलिस्ट है, तो इसको याद रखना है हमेशा। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आते हैं आपका नेम रिएक्शन पे, तो नेम रिएक्शंस तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस मत छोड़िएगा। तो फॉर एग्जांपल RCO, R एक कीटोन है, कोई भी कीटोन है, उसमें हम डाल दिए ZnHg और HCl, तो क्या बना आपका RCH2R प्लस, और साथ में क्या निकला आपका H2O। क्या निकला साथ में आपका H2O। तो ये था आपका एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखते हैं आपको यहाँ पे।
थोड़ा सा एल्डिहाइड का देखते हैं, CH3CHO। इसमें हम लोग क्या किए, ZnHgHCl किए, क्या बना आपका CH3CH3, और उधर से क्या निकला H2O। तो ये था आपका कुछ जनरल रिएक्शंस, ठीक है, ये है कुछ आपका जनरल रिएक्शंस। तो इस प्रकार से हम लोग को करना है। तो ये था आपका क्लेमेंजन रिडक्शन का पूरा। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। क्लेमेंजन रिडक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कीटोन और एल्डिहाइड को इस कैटलिस्ट यानी ZnHg यानी जिंक अमलगम और HCl के साथ हम लोग एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका क्या करते हैं, रिडक्शन, यानी रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देख सकते हो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे से भी रिमूव हो गया हाइड्रोहाइड्स का ऑक्सीजन और वहाँ पे H ऐड हो गया, तो रिडक्शन हो गया, अपचयन, ठीक है। ये था आपका पूरा। एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम लोग, एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिक्स का। तो एरोमेटिक में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, फिनोल ले देते हैं, फिनोल ले लेते हैं और इसमें हम लोग कैटलिस्ट डाल दिए ZnHg और HCl, इसका क्या नाम है, फिनोल, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपका, इधर R इधर H इधर H, R मतलब ये हट जाएगा, उसके जगह पे आपका H आ जाएगा। तो H एडिशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। और ZnCl2 प्लस H2O वाटर। तो ये था आपका क्या हुआ, एक साइड H आ गया और एक साइड H आ गया, R तो वैसे का वैसा था, तो O का रिडक्शन हो गया, उसके जगह पे आपका क्या बना, अल्काइल, अल्काइल बेंजीन। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, रिडक्शन। और ये क्लेमेंजन द्वारा गया था, तो उन्होंने इस कैटलिस्ट का प्रयोग किया ZnHg यानी जिंक अमलगम HCl का, और उसमें उन्होंने एल्डिहाइड और कीटोन को उसके रिस्पेक्टिव एल्केन्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लेमेंजन रिडक्शन का। और इस टाइप को जितना भी नेम रिएक्शन है, रोजनमन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, रायमंड टाइमन रिडक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जितना भी नेम रिएक्शन आपको करना है, एक क्वेश्चन हर साल रहता है। और 2020 में भी आपका एक प्रश्न था ऐसे ही नेम रिएक्शन पे, गार्बल पिथैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शंस के ऊपर था। तो आपको इस तरह से सब याद रखना है, चैप्टर नंबर जितना भी एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइनो एसिड्स, सब अमाइंस वगैरह जितना है सबका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 वाला प्लेलिस्ट में वीडियो है, प्लेलिस्ट में वीडियो है। 2020 में सेम प्रश्न यही पूछ रखा है डायरेक्ट। तो कब का प्रश्न है, 2015 का। कहाँ पूछा है, 2020 में। अब समझ में आया 5 मार्क्स आपको कैसे मिल गए यहाँ पे, बस वन लाइनर क्वेश्चन था। तो मैं जो कहता हूँ वो पक्का होता है। सो 2020 में आपका ये पूछ रखा है और यही सेम क्वेश्चन है, कोई भी नहीं, वर्ड बाय वर्ड सेम है कि कौन सा तत्व कच्चे लोहे में अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल का प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लीजिए, आपका आराम से 5 से 10 क्वेश्चन हो जाएगा प्रीवियस ईयर के ऊपर ही, जो क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन प्लस ही मान के चलिए। सो जाके प्लेलिस्ट में पूरा वीडियोस देखिए, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल करके प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, जितना भी क्लासेस हो रखा वहाँ सेव है ईयर बाय ईयर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए जाके देखिए, और भी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ए कार्बन। वो कैसे, तो पिग आयरन में आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, यानी 3 से 4% आपका रहता है कार्बन पिग आयरन में। फिर एक आपका आता है रॉट आयरन। पिग आयरन को क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा। रॉट आयरन को क्या बोलते हैं, ढलुआ की पिठुआ लोहा। बताइए, ढलुआ या पिठुआ लोहा बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। रॉट आयरन में कितना रहता है, 0.05 टू 0.5%। फिर आपका कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन में कितना रहता है, 2 से लेके 5% तक इसमें भी।
इसमें भी 2 से लेकर 5% तक रहता है। तो ये था। और साथ साथ क्या रहता है आपका, और अशुद्धि के रूप में और क्या क्या रहता है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। इरेज कर रहा हूँ, और क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका रहता है सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, तब मैंगनीज, तब आपके जाके सल्फर, देन फास्फोरस। तो ये आपका ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा कौन रहता है, तो कार्बन, कच्चा लोहा में, तब सिलिकॉन। तो कार्बन आपका मान के चलिए 2 से 2.5 से 4%, पिग आयरन का बात हो रहा है ये, कच्चा लोहा का। फिर 1 से 2% आपका ये, फिर 0.2% से लेके 1% तक आपका मैंगनीज। सल्फर भी 0.02% से 0.25%, और फास्फोरस भी 0.02% से 1% तक। तो ये था आपका पूरा डिटेल में कि कार्बन, सल्फर, मैंगनीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, इतना चीज़ें आपका रहता है एक पिग आयरन में। और सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, तो Fe, आयरन, क्योंकि आयरन है ना, इस वजह से। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप ये क्वेश्चन आपको 2020 में भी मैंने कराया है, तो वहाँ पर भी देख लीजिएगा एक बार। और ये आपका 2015 में भी हुआ रिपीट। तो क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट। तो इसलिए कहता हूँ 2010 से लेके 20 तक जितना करा रहा हूँ मैं क्लासेस कर लीजिए। जो लेट से ज्वाइन किए हो जाके प्लेलिस्ट में जाके सब क्लासेस कर लो, सब सेव है प्लेलिस्ट में, PMPMD करके नाम है। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, और भी आगे जो क्लास होंगे, एग्ज़ाम नोट्स जितने भी हैं सब आपको, डिस्कशंस सब यहाँ पे, डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हो। PPI ट्यूटोरियल करके भी सर्च कर लो, लिंक में भी आपका वीडियो के नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है, सभी को जुड़ना है, प्रत्येक स्टूडेंट को जुड़ना है टेलीग्राम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और इसी टाइप से क्वेश्चन रिपीट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसी टाइप से रिपीट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये तो डायरेक्ट रिपीट हुआ था 2020 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी एटॉमिक नंबर दे रखा आपको सभी कंपाउंड का, आपको बताना है। टाइटेनियम 22, क्रोमियम 24, कोबाल्ट 27, जिंक 30। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का आपका है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये भी, यहाँ से भी आपका प्रश्न आता है, और नेक्स्ट कभी भी आएगा तो ऐसे ही पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ऐसे ही निकालने बताएगा बिहेवियर। तो अभी हम लोग को पैरामैग्नेटिक दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबका लिख लेंगे। तो पहला वाला क्या है, ए क्या है आपका है टाइटेनियम NH3 6 3+। दूसरा क्या है आपका क्रोमियम NH3 6 3+। उसी प्रकार से तीसरा है आपका कोबाल्ट NH3 6 3+, और डी यहाँ लिख देता हूँ, डी है आपका जिंक NH3 6 2+। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइटेनियम वाला का। तो टाइटेनियम वाला का क्या है आपका, X ले लिए, इसका X ले लिए, और इसमें कितना है, ये टोटल 6 है, 6, और इसका कितना रहता है, 0 रहता है। ठीक है, इक्वल टू ऊपर में 3+ है, तो 3+ लिख दिए। तो आपका कितना है, X इक्वल टू +3। ठीक है, क्रोमियम का देखते हैं। क्रोमियम का क्या, X ले लेते हैं, +6 है, 0, ऊपर में कितना पावर है, 3 है, तो +3 ले लेते हैं। तो X कितना निकला आपको, X इसमें भी निकला +3। कोबाल्ट का ले लेते हैं, X +6 × 0 इक्वल टू +3, X कितना निकला, +3। यहाँ पे यानी जिंक ले लेते हैं, तो X +6 × 0 +2 इक्वल टू X निकला आपका +2। ठीक है, ये आपका इतना निकल गया। इसके आगे भी और है,
इसके आगे क्या करना है अब हमको, +3 निकला। तो सबसे पहले टाइटेनियम का अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Ti3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इससे सबका निकाल लिए हम लोग, टाइटेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट और जिंक का सबका हम लोग चार्ज निकाल लिए उसके ऊपर। तो टाइटेनियम का क्या होगा, 4s0 3d1, क्योंकि इसका कितना रहता है टाइटेनियम का, 22 रहता है, तो 2 निकल गया इसका। ठीक है, टाइटेनियम का 22 रहता है तो 2 निकल गया इसका। अब आ जाइए इसका देखते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का कितना होगा, 4s0 3d3। कोबाल्ट का देखते हैं, 4s0 3d। सबके आगे आर्गन लगा दीजिएगा। आर्गन तक तो सब सेम रहता है, आर्गन तक तो सब सेम रहता है, आर्गन तक तो सब सेम रहता है। ठीक है, इसमें भी जिंक वाला में भी आर्गन तक सब सेम रहेगा। उसके बाद 4s0 3d10। तो ये तो आपका सबका हमने कर दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए हमको टेबल वो जो सिखाते हैं रिप्रेजेंटेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में इसका करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और वहाँ करेंगे इसको। तो नेक्स्ट पेज के हिसाब से सबसे पहले जिंक का देख लेते हैं। तो जिंक का क्या था आपका, 3d था। तो जिंक का पूरा भरिए, कितना था, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में पूरा n क्या था, इसका 0 था। कैसे कि पूरा ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। तो n इसमें 0 हो गया। किसमें, तो ये जिंक का था। अब आइए देख लेते हैं टाइटेनियम का। टाइटेनियम 3+, इसका क्या था, 1 2 3 4 5। इसमें बस 1 था, यानी 3d सबसेल है, तो n बराबर 1। अब देख लेते हैं आपका क्रोमियम। तो क्रोमियम आपका 3+, यानी आपका 2 3 4 5। क्रोमियम में कितना रहता है, 1 2 3, तो n बराबर 3। एक लास्ट देख लेते हैं कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का आपका कितना है, 3d, n = 4 होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो n बराबर आपका 4 आ गया इसका। तो करेक्ट आपका आंसर क्या हो गया, कोबाल्ट। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू इसका सबसे ज़्यादा है, n का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो अनुचुंबकीय वही है आपका कोबाल्ट, क्योंकि n का वैल्यू इसका सबसे ज़्यादा आ गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पीछे करें, आप लोग ने देखा ही, तो उसके मुताबिक इसका सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि n का वैल्यू सबसे ज़्यादा है इसका। तो आपका देख सकते हो कि सबका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, सी, कोबाल्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका थ्योरी ज़रूर करवा दूंगा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक लेवल से, तो आपको और समझ में आ जाएगा। नहीं आया होगा तो क्लास के बाद एक बार फिर देख लीजिएगा, आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबका मेटल्स का आपका निकालना है चार्ज, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, फिर n का वैल्यू निकालना है। जिसका सबसे ज़्यादा, उसका सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार फिर हम इसका डिटेल में एक लेक्चर ले आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट इज द यूनिट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियंत्रण की इकाई बताइए। तो आपका क्या होगा चारों ऑप्शन में से, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पूछ रहा है, मतलब ये शून्य कोटि का अभिक्रिया कहाँ से पूछा है, आपका केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th VVI चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस साल एक प्रश्न यहाँ से आ रहा है, कंफर्म है। 99.9999% मेरा प्रिडिक्शन है कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपका आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स से इस साल 2021 का पैरामेडिकल में। और ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में देखिएगा तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। इस सर ने कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स से आएगा न्यूमेरिकल, और आया।
तो मेरा 99.99% चांसेस है कि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल ज़रूर आ रहा है। तो आइए पहले देख लेते हैं, और इस चैप्टर को मैं डिटेल में आगे इस स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर ही वीडियो लाऊंगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा है, तो किसी भी यूनिट निकालना रेट कांस्टेंट का कैसे निकलता है, पहले वो देख लेते हैं डिटेल में। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा, तो जो आपका रेट लॉ होता है, रेट लॉ आपका जो होता है, यानी रेट बराबर K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन X एंड B का Y। तो इसको हम लोग कैसे यूनिट निकालते हैं K का, तो K का यूनिट निकालने के लिए रेट अपॉन में हम कर देते हैं A का कॉन्सेंट्रेशन का एक्सपोनेंट X, B का Y, ठीक है, ये X और वो Y। तो क्या हो जाएगा, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम, ठीक है। और इधर इधर ये क्या है नीचे वाला, तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर लगा दिए, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर n, वेयर n A इक्वल टू B, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन A बराबर B हो जाता है। तो अब हम लोग जीरो ऑर्डर का निकालना है, यानी ऑर्डर जीरो है, तो यहाँ पे n के जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल्स पर लीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ठीक है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है आपका, इनटू कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर पावर जीरो, ठीक है। तो क्या है आपका, ये तो जीरो हो गया, पूरा वन हो गया, इक्वल टू वन, तो बचा क्या आपका, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब देखिए कहाँ पे है, तो पहले ही ऑप्शन आपका सही है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो आपका क्या निकला, इस प्रकार से आपका जीरो ऑर्डर का निकला। अब आपका वर्क है कि जीरो की जगह वन लीजिए, यानी n का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए वन, फिर टू पुट कीजिए, तो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी निकालिए, तो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का भी चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का निकालने क्या करना होगा, बस उसमें पुट करना होगा, तो मोल्स पर लीटर यानी n बराबर वन ले रहे हैं, सेकेंड इंटू वन बाई मोल्स पर लीटर, इसमें n का बराबर मान वन पुट कर दिए, तो क्या है आपका, क्या है आपका, ये कट गया पूरा, बचा क्या, सेकेंड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का मान जब वन लिए, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपका ये निकला, फर्स्ट कोटि का रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया के लिए, जीरो के लिए क्या निकला था, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब देख लेते हैं n बराबर टू, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए सेम है, मोल्स पर लीटर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो ये तीनों का निकाल दिए हम लोग, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का आपका वर्क है, थर्ड ऑर्डर का निकाल के दिखाइएगा। तो इस तरह से ऑर्डर निकालने आगे भी आ सकता है। तो ये मैंने आपको ऑर्डर निकालने बता दिया रेट लॉ का यूज़ करके। रेट लॉ क्या था आपका, रेट बराबर आपका के कांस्टेंट रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ए उसका पावर, एक्सपोनेंट में और बी उसका पावर, ठीक है। तो ये था आपका रेट लॉ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि थ्री एसिड्स दे रखे हैं आपको, तीन अल्म दे रखे हैं जिनका पीएच मान है आपका 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, और उसको इक्वल वॉल्यूम्स में मिला रहे हैं, मतलब बराबर मात्रा में। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा H प्लस आयंस का उस नए विलियन में, ठीक है, जो इक्वल वॉल्यूम्स का बनेगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट कहाँ है, कोई भी कॉन्सेप्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किस पे बेस्ड है। तो ये हम लोगों ने डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ रखा है, डाइल्यूशन फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये वहाँ से है, और ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा हर साल रहता है, हर ईयर में, तो इस बार पीएच पे था। तो डाइल्यूशन फार्मूला यानी मोल कॉन्सेप्ट आपको जो पढ़ रखे हैं, मोल कॉन्सेप्ट,
तो मोल कॉन्सेप्ट में डाइल्यूशन फार्मूला यानी इक्वल वॉल्यूम्स का बात हो रहा है ना, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स में मिला रहे हैं, तो वहाँ पे एक फार्मूला है जिसमें इस से हम लोग मिलाते हैं। तो उसका क्या है कि मिक्स करने वाला जब भी बात आता है, मिक्स करने वाला, तो m मिक्स यानी मोलैरिटी को मिक्स करना विथ वॉल्यूम मिक्स, तो किस प्रकार से होगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ठीक है। सो m क्या होता है आपका, n बराबर v होता है और n हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, m बराबर क्या बोले, n बाई v होता है, जहाँ n फिक्स रहता है। तो फॉर एग्जांपल हम HCl लिए और आपका HNO3 लिए, और एक पार्ट, एक मोल HCl का और 2 मोल HNO3 का लेके हम लोग बना दिए 3 मोल, ठीक है। तो 3 मोल बनेगा ना। अलग बात है कि ये डिसोसिएट करके और बनेगा, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 3 ही मोल्स ना रहेगा, एक मोल HCl का, एक मोल HNO3 का, वो टूटता है, डिसोसिएट करता है, वो अलग बात है, लेकिन 3 ही मोल बनाता है। तो ये वही फार्मूला M1V1 M2V2 प्लस M3V3, तो पूरा एक सॉल्यूशन का बनेगा। और कंसंट्रेशन हमको कैसे पता चलेगी, तो पहला देख लीजिए पीएच मान, पहला विलियन का क्या दे रखा है आपका 3, तो 3 से हमको क्या पता चलता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे पता चलता है, यहाँ मोलैरिटी से, तो इसका 3 दे रखा है। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इसमें कितना हो जाएगा, 10 का पावर 10 टू द रेज पावर -3 m मोलैरिटी। उसी प्रकार से 2 यानी पीएच 4 का आपका कितना हो जाएगा, H का कंसंट्रेशन 10 का पावर -4 m। थर्ड का कितना हो जाएगा आपका, पीएच मान 5, तो H प्लस कंसंट्रेशन 10 का पावर -5 m। तो ये था आपका कंसंट्रेशन, ये सभी का कंसंट्रेशन था। और यहाँ पे अब कंसंट्रेशन को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे जो ऊपर लिखे हैं, ठीक है। हम नीचे वाला इरेज कर रहे हैं, बैक जाके नोट कर लीजिएगा। तो ये कंसंट्रेशन निकाले हम, ये कंसंट्रेशन आपका निकला। और क्या करना है, बस M1V1 M2V2 M3V3, क्योंकि m तो निकाल लिए हम लोग, ये क्या निकाले हम लोग, pH के मान से m का वैल्यू, तो मोलैरिटी तो निकल गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्योंकि इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम दे रखा है तो सब में इक्वल मात्रा रहेगा ml का, तो इसलिए हम लोग उसको काट सकते हैं। कैसे काटेंगे आइए देखते हैं। तो आप देखिए, आइए अब स्क्रीन पे, चूंकि आपका मोलैरिटी तो निकल गया है H प्लस का मिक्स का, वॉल्यूम आपका 3V हो जाएगा, क्योंकि सबका इक्वल वॉल्यूम है। क्वेश्चन में देखिए समान दे रखा है, इक्वल, इक्वल दे रखा है, तो 10 का पावर -3 इंटू V प्लस 10 का पावर -4 इंटू V प्लस 10 का पावर -5 इंटू V, तो 3V से 3V कॉमन लेके कट जाएगा, VV कट जाएगा, VV कट जाएगा, VV कट गया, क्या बचा 3, तो 3 कट बचा है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं पूरा विलियन के लिए, मिक्स के लिए, तो 10 का पावर -3 प्लस 10 का पावर -4 प्लस 10 का पावर -5 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 बचा है, VV कट गया, कॉमन ले लिए V को इस इक्वेशन में, और VV कट गया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो आपका क्या बचा, इतना। अब इसका हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले लिए 10 का पावर -3, इसमें से कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा आपका 1 प्लस 1 का पावर 1/10 प्लस 1/100, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना होगा, 10 का पावर -3 इक्वल टू 100 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, सो ये पूरा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। सो इसके आगे हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो ये तो हो गया आपको यहाँ तक। अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो इधर कर रहा हूँ इरेज करके, ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर कर रहा हूँ। तो ऊपर मैं इसका कर रहा हूँ, तो बस अब कैलकुलेट कर देना है, कैलकुलेशन है जस्ट जनरल कैलकुलेशन, और जितना जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी सॉल्व होगा, और ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। आप लोग देख रहे हो कि बस कॉन्सेप्ट यूज़ किया डाइल्यूशन फार्मूला का, फिर पीएच का हम लोग मान निकाली यानी मोलैरिटी, फिर उसको जस्ट M1V1 मिक्स करके M2V2 डाइल्यूशन फार्मूला में डाल दिए, आपका निकल गया। तो यहाँ के बाद क्या होगा आपका, वो देख लेते हैं। अब कैलकुलेटिव पार्ट है,
तो कैलकुलेटिव पार्ट है अब आपका। तो अब इसके आगे आ जाते हैं, यानी इस पार्ट को हम लोग कर रहे हैं, नीचे वाला पार्ट को। तो नीचे वाला पार्ट को किया तो 10 का पावर -3 इंटू 1 एलसीएम ले लिए थे ऊपर, 100 इंटू 3, तो 3 इंटू इसको डिवाइड किए तो 37 टाइम्स, ठीक है। तो 37 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 का पावर -3, डैट इज इक्वल टू 0.37 इंटू 10 का पावर -3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3.7 इंटू 10 का पावर -4। तो आपका क्या आंसर है, बस इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 100 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 3, आपका हो गया। आंसर क्या है, 3.7 इंटू 10 का पावर -4 एम मोलैरिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो इस तरीका से पूरा सॉल्व किया, और इसका डिटेल में मतलब आपको अच्छे तरीके से चाहिए लिखा हुआ तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। हम एक ही बार सबका भेजेंगे, हम एक एक करके रोज नहीं भेजेंगे, आपको एक ही बार पीडीएफ भेजेंगे हम पूरा जोड़ के। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन एक ही बार पूरा पूरा ईयर्स का 2010 से 2020 तक का, तो तब आप कर लेना फेयर। अभी जो समझ में आ रहा है कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए तब मिलेगा आपको, ठीक है। तो 3.7 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, Which one of the following polymer is formed by condensation polymerization? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक संघनन बहुकरणीय द्वारा बनाया जाता है? तो आपको बताना है नायलॉन 66, टेफ्लॉन, रबड़, पॉलीस्टाइरीन। तो ये आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये चैप्टर आपका पॉलीमर से है। एक सवाल मैं बोलता हूँ ना, यहाँ हमेशा हर साल रहता है, इस साल भी पॉलीमर से सवाल आया था 2020 का, प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में जाके देखिए। वो क्वेश्चंस क्या था, कुछ ऐसा ही था, नाइलॉन के ऊपर था। सो इसमें बताना कौन सा कंडेंसेशन से होता है, ठीक है। सो आपको बताना है। तो ये होता है आपका नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 आपका आंसर है, नाइलॉन 66। वो कैसे, ये आपका बनता है 16 डाई अमाइनो हेक्सेन प्लस हेक्सेन 16 डायोइक एसिड, डायोइक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। और इधर आपका हेक्सामीथेन अमाइन, ठीक है। इसका देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार है, CH2 होल 6 NH2, और इधर भी NH2, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग अदर नेम में, हेक्सा मिथाइल इडामाइन। और आपका ये क्या हो गया, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH2 4, इधर COH, इधर COOH। इसमें बस क्या होता है कि आपका इधर से OH एक और इधर से H एक आपस में मिलकर H2O बनाते हैं, बाकी जुड़ जाता है। बस H2O का यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, वाटर निकलता है, बाकी जुड़ जाता है। यानी 2H है ना यहाँ पे HH, और इसका OH COOH है, तो इसका OH जाके जुड़ जाता है एक, बस ऐसे हो जाता है। तो ये जुड़ जाता है और आपका एडिपिक एसिड बन जाता है। ये था आपका नायलॉन 66 का। टेफ्लॉन का देख लेते हैं अब, टेफ्लॉन का देख लेते हैं, हो सकता है टेफ्लॉन पे दे दे। तो टेफ्लॉन क्या है आपका, टेफ्लॉन क्या है बताइए, टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन क्या है, CF डबल बॉन्ड CF, यही तो है आपका टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन इसको बोलते हैं। अब है रबर, रबर तो वल्कनाइजेशन एस है, सल्फर बॉन्ड्स है। नेचुरल रबर का, नेचुरल रबर का देख लीजिए, नेचुरल रबर तो वो कैसे है, सी डबल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रीन, ठीक है। नेम क्या है इसका, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है।
लास्ट देख लेते हैं, पॉलीस्टाइरीन, इसको स्टाइरीन भी बोलते हैं हम लोग, पॉलीस्टाइरीन। इसका क्या है, बेंजीन रिंग बनाइए और उसके ऊपर CH, फिर इधर से CH2, हो गया आपका पॉलीस्टाइरीन। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि पॉलीमर्स से पूछा गया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अवियथर्मी है, यानी एम्फोटेरिक है, यानी SNO, CaO, SiO2 या CO2, कौन सा आपका अव्यधर्मी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा SNO। ठीक है, SNO। वो कैसे, क्योंकि आपका SiO2, CO2, CaO सारे आपके एसिडिक नेचर के हैं, सिर्फ एसिडिक बनाते हैं, लेकिन ये बेस और एसिड दोनों बनाता है। तो आपका 7 यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आप करेक्ट आंसर कर लीजिए, इसको आप करेक्ट आंसर अपना कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है एसिटिक एसिड का 1.7 इंटू 10 का पावर -5। आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी Ka दे रखा आपको, Ka दे रखा आपको 1.7 इंटू 10 का पावर -5, और कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का क्या दे रखा है, आयंस का 3.4 इंटू 10 का पावर -4। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है इसका। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसको देखना है किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं कि किस चैप्टर से आया है। ये भी आपका इक्विलिब्रियम का है, यानी एक साल 2 इक्विलिब्रियम से आपका सवाल आया, इक्विलिब्रियम से आपका 2 सवाल आया यहाँ पे। दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से कि क्वेश्चन और चैप्टर कहाँ है। तो ये भी आपका इक्विलिब्रियम का सवाल है, यानी चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आने का चांसेस है। ठीक है, इस साल भी आने का चांसेस है यहाँ से। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट कि आपका एक CH3 COOH है एक्वस में, और आपका 1 CH3COO माइनस बनता है प्लस 1 H प्लस। ठीक है, तो टाइम जब 0 रहेगा तब उसका कॉन्सेंट्रेशन पूरा C रहेगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 जैसे ही कुछ टाइम देर बाद ये टूटना स्टार्ट होगा, डिसोसिएट करेगा, तो C से -X हो जाएगा, यानी X मतलब ये दोनों। तो X लिख दिए। अब Ka बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर, इसका x दोनों का x कर दिया, x इंटू एक्स कॉन्सेंट्रेशन, और इसका क्या हो जाएगा C -X, कॉन्सेंट्रेशन में से माइनस कर दिया x को। लेकिन जो C है बहुत 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 ग्रेटर है x के कंपैरिजन में, तो हमको C को यहाँ x को यहाँ नीचे साइड में नेगलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसको नेगलेक्ट करना होगा। अब आइए यहाँ देखते हैं, तो नेगलेक्ट किए तो कॉन्सेंट्रेशन Ka इक्वल टू x² हो गया, क्योंकि ज़्यादा है, x से बहुत ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको बहुत कम है, रिस्पेक्टिव बहुत कम है, तो इसको C को उधर ले गए, तो x² - C। बस अब वैल्यू पुट कर देना आपको, x² की जगह पे क्या पुट होगा आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो इतना है आपका कॉन्सेंट्रेशन 3.4 इंटू 10 का पावर -4 m मोलैरिटी। और आपका नीचे कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा है, मेन आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या दे रखा है आपको, Ka क्या दे रखा है आपको, Ka आपका 1.7 इंटू 10 का पावर -5। तो आइए इसको हम यहाँ इरेज कर रहे हैं पूरा स्क्रीन को, एक बार बैक करके देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, तो हम फिर से लिख दे रहे हैं कि किसी को समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। Ka इक्वल टू क्या हो गया, x² - CX। ठीक है, अब इसको हम C को बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा x से मानते हैं, तो आपका क्या हो गया, आपका C इक्वल टू x² - Ka। अब दोनों का वैल्यू दे रखा है, तो पुट कर दीजिए कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। तो x का क्या आपका होगा 3.4 इंटू 10 का पावर -8, क्योंकि स्क्वायर है
तो एक बार और हो जाएगा 3 का 0.4, स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर है, तो वैल्यू पुट कीजिएगा जब x का, यानी 3.4 इंटू 10 का पावर -4, तो ये डबल हो जाएगा ना, तो 10 का पावर -8 और 3.4 इंटू 3.4। अब नीचे क्या है 1.7 इंटू 10 का पावर -5, के का वैल्यू, क्या है आपका 1.7 इंटू 10 का पावर -5, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो आपको बस अब कैलकुलेट करना है, 17 का 17 34, 2 बार में इधर आपका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 6.8 इंटू 10 का पावर -3m। ठीक है, ये वाला पार्ट में कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाला में 3.4 का क्या है स्क्वायर किए हैं, 3.4 इधर दिखा रहे वाला पार्ट, 3.4 इंटू 10 का पावर -4 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा 3.4 इंटू 3.4, और इधर पावर प्लस हो जाएगा तो -8। ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, पूरा आंसर देख लीजिए, 6.8 आया है, यानी सी आंसर होगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर का अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और मैं प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराता हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आपको कैसा लगा आज का क्लास आप ज़रूर बताइएगा फीडबैक में, न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए कि नहीं। और न्यूमेरिकल्स हम लोग को करेंगे इक्विलिब्रियम पे बेस्ड, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इसका मैं अलग से सीरीज लाऊंगा। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए सारे क्लासेस को और वीडियोस को, कमेंट्स करके, लाइक कर शेयर कर मैं और आपके लिए हार्ड वर्क करूँगा, आपके लिए और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस और वीडियोस और क्लासेस लाऊंगा प्रिपेयर करके। तो आज की लेक्चर आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की क्लासेस, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए रिगार्डिंग पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI और बिहार, यूपी एंड झारखंड PPI को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 2020 का कट ऑफ का मैंने PDF वहाँ डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लीजिएगा कि कट ऑफ क्या था आपका। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए